आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पारस प्रेम की टीम आज पहुंची वेदांता हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर जया त्रिवेदी से पारस प्रेम संवाददाता अंजलि श्रीवास्तव ने स्त्रियों के बारे में डॉक्टर जया से की खास बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। जाने माने डॉक्टर के पास, जो कि खुद गायनोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, उनकी डॉटर इन लॉ के पास आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जया त्रिवेदी जी, जो कि वेदांता हॉस्पिटल में बैठती हैं, और आज हम उन्हीं से बात करेंगे औरतों की समस्याओं को लेकर। डॉक्टर जया त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस प्रेम न्यूज़ में। थैंक यू। जया जी, हमें ये बताइए कि आप एक गायनोलॉजिस्ट हैं, तो किस तरीके से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, और थोड़ा सा अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर वेदांता हॉस्पिटल आर नगर में। मैं यहाँ पर एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में हूँ। मैंने अपना MBBS SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है। उसके बाद मैंने MBBS में 5 गोल्ड मेडल्स लिए थे। उसके बाद मैंने MS जो है ऑप्स गायनी से BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से किया है। MS करने के बाद मैंने उसके बाद पोस्ट MS DNB भी किया है, और उसके बाद मैंने एक फेलोशिप होती है मिनिमल एक्सेस सर्जरी की, उसमें भी मैं क्वालिफाइड हूँ। ये सब शिक्षा लेने के बाद मैंने इस हॉस्पिटल में अपना काम करना शुरू किया। इस हॉस्पिटल में मैं एक सारी टाइप की जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं लेडीज़ प्रॉब्लम्स के लिए, वो मैं दूरबीन से ही डील करती हूँ। कुछ सर्जरीज़ होती हैं जिनको हम दूरबीन से नहीं भी कर सकते हैं, वो भी मेरे पास सारे पेशेंट्स रिफ़र होकर के आते हैं। तो मैं जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि जिस प्रेगनेंसी में BP बढ़ा होता है, शुगर बढ़ा हुआ होता है, या कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको 3 बार बच्चे ख़राब हो गए होते हैं, अब रुक नहीं रहे होता, तो मैं इन सारे टाइप के पेशेंट्स को यहाँ पे डील करती हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट भी आप देखती हैं, तो एक्चुअली बेसिकली व्हाट इज़ दिस डिपार्टमेंट लाइक? किस तरीके के पेशेंट्स, किस तरीके के लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो आपके पास इस सेगमेंट में आ सकते हैं? व्हाट इज़ एक्चुअली इनफर्टिलिटी? एक्चुअली पहले तो इसके लिए इनफर्टिलिटी इज़ ए वास्ट प्रॉब्लम। इस टाइम के सिनेरियो में इनफर्टिलिटी एक बिग इशू बन करके उभर के आया लोगों के लिए। हम जैसे कि लोगों के लिए करियर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा रहते कि अभी नहीं, मुझे करियर बनाना है, अभी मैं अपना जो फैमिली नहीं बनाना चाहती हूँ, तो लेट मैरिज हो रही है। करियर के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोगों के मन में ये है कि नहीं, अभी मैं बाद में प्लान करती हूँ। तो इस वजह से ये इनफर्टिलिटी एक, मैं ये कहूँगी कि एक प्रॉब्लम नहीं बन के आया है, बल्कि उन्होंने खुद क्रिएट करा हुआ है। स्ट्रेस है लोगों की, भागम भाड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ना ढंग से सो पा रहे हैं, ना ढंग से उठ पा रहे हैं, तो हमारा सारा जब रूटीन बिगड़ रहा है तो इस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। तो इसमें देखो, इनफर्टिलिटी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं बच्चा होने के लिए। एक तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और या तो फिर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ ये तो फीमेल फैक्टर में आ गया। मेल फैक्टर में भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जिनको 1 साल साथ में रहने के बाद से बच्चा नहीं आ रहा है, वो मुझे आकर के कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के कपल्स भी आपके पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए? ओके फाइन। तो जब इस तरह के कपल्स आपके पास आते हैं जिनको इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आप क्या बैकग्राउंड देखती हैं कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है? इस तरीके के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें दोनों फैक्टर को रूल आउट करना होता है। सबसे पहले हमें ये नहीं होता कि फ़ीमेल पे ही फोकस होना है, रीज़न दोनों में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक हस्बैंड का एक नॉर्मल सा एक टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस, वो करा लेते कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर रूलिंग आउट दिस, मैं फ़ीमेल को चेकअप करना शुरू करती हूँ। कई रीज़न्स होते हैं, कोई ओवरी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस है जिसकी वजह से उसको नहीं, ना अंडा बन रहा है, ना फूट रहा है, ना उस वजह से बच्चा नहीं आ सकता। ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन पड़ा हुआ तो उसकी वजह से होता है, तो ट्यूब की फिर हम लोग जांच कराते हैं कि ट्यूब खुली है कि बंद नहीं है।
उसके बाद एक नॉर्मल हम देख लेते हैं कि जो बच्चेदानी जहाँ पे हमारा बच्चा जाएगा होगा उसमें तो ऐसा नहीं है कि पैदाइशी कोई दिक्कत हो, कोई सेप्टम हो या तो फिर कोई फाइब्रॉइड छोटी सी रसौली पड़ी हुई है, तो तभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस टाइम भी बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो ये सारे टेस्ट मैं करती जाती हूँ एक बेसिक स्टेप्स के बाद, तब भी ऐसा नहीं होता तो फिर हम उसके बाद से कि हाँ अब ये हमने रूल आउट, ये इस वजह से ये कब, लेकिन 30% केसेस होते हैं जिसमें हम तब भी नहीं रूल आउट कर पाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तब मैं फिर दूरबीन से उसका डाल करके उसका पूरा पेट का देखती हूँ, उसके बाद बच्चेदानी की पूरी कैविटी देखती हूँ। तब जो है पता चल जाता है कि हाँ कहीं एक एंडोमेट्रियोसिस नाम की भी एक बीमारी होती है जिसकी वजह से भी बच्चा नहीं आता है, तो वो हम दूरबीन से पता कर लेते हैं, फिर उस अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स कई रीजंस हो सकते हैं। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गर्ल्स के साथ में, जब उनके मेंसेस शुरू होते हैं, पीरियड्स शुरू होते हैं, तो कभी कभी किसी के संग इर्रेगुलर पीरियड्स की भी प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है आगे जाके इनफर्टिलिटी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ टोटली फिजियोलॉजिकल, मीन्स नॉर्मल। शुरुआत के दिनों में क्या होता है, जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं 12 ईयर्स 13 ईयर्स में, तो अभी आपकी बॉडी उसके लिए डेवलप हो रही है। आपका एक्सेस जो है, जिसकी इसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं HPO एक्सेस, वो अभी इमैच्योर है। तो उस टाइम जस्ट हमको काउंसिल करना होता है इस छोटी सी बच्ची को, उसके पेरेंट्स को ज़्यादा काउंसिल करना होता है। बेसिकली मैं कहूँगी कि ये अभी 1-2 साल ऐसा चलेगा। कभी कभी हो जाता है कि बहुत पीरियड आ रहा है तो हम दवा दे करके उसको ठीक कर देते हैं, ये 1-2 साल में ठीक हो जाता। उस टाइम शुरुआत के दिनों में दर्द भी बहुत होता है, पीरियड्स के टाइम ज़्यादा भी पीरियड आ जाता है। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि ये आगे चल के इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिजियोलॉजिकल होता है। 1-2 साल के बाद आप देखती होंगी कि पहले शुरुआत के दिनों में बहुत दर्द होता था, फिर जैसे जैसे थोड़ी सी एज बढ़ती है तो कम होता जाता है, पीरियड्स आना कम दिनों के लिए शुरू हो जाता है। दैट इज़ टोटली नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल। अच्छा, कई लेडीज़ में ये देखा गया है कि जब भी उनको कुछ काम होता है तो वो कुछ पीरियड्स को रोकने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन ले लेती हैं कि थोड़ा सा टल जाए या 1-2 दिन के बाद हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो कभी कभी ऐसे लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि इस तरह की दवाएं लेते हैं तो आगे जाके बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ है? बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेशन देंगे? आइडियली तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसा आप ना करें। जो आपका सिस्टम है, जो जिस तरीके से बॉडी हार्मोन्स का नेचुरली एक वो पैटर्न होता है, आप उसको मत डिस्टर्ब करें। बट आप स्टिल आप कर रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि उससे करने से आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। वो आप उसको हैबिट में मत लाएं कि जब भी आपको मंदिर जाना है, जब भी आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाना है, तो बार बार आप इन ड्रग्स को मत लें। बेसिकली आप बाहर से हार्मोन्स ले रहे हैं, तो आप जो अपनी अंदर के हार्मोन्स लेवल को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसा करने से ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो रही, पर प्लीज़ इसको आप जो है अपनी प्रैक्टिस में मत लाएं। आजकल के जिस तरीके की आजकल लोगों की ज़िंदगी हो गई है, खान पान हो गए हैं। पहले गर्ल्स के पीरियड लाइक 16 to 17 ईयर्स में स्टार्ट होते थे। आज छोटे छोटे गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि डाइट का भी इस चीज़ में कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है? हाँ, डाइट का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। एक तो इरेगुलर पीरियड्स का डाइट पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस है डाइट का। कि ये जो जंक फूड्स की सारा सिस्टम शुरू हो गया है, तो इससे क्या होता है कि हमारा एक मोटापा शुरू हो रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स जो आप जो खा रहे हैं वो आपका बॉडी में यूज़ नहीं हो पा रहा, सब कलेक्ट होता हुआ चला जा रहा है। तो इसकी वजह से जो हार्मोन सिस्टम है पूरा डिसबैलेंस होता जा रहा है। मोटापा हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, चेहरे पे दाने आ रहे हैं, अनचाहे बाल आ रहे हैं। तो आप ना अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करिए। इसके लिए जंक फूड्स को अवॉइड करिए जितना कम से कम हो सके। पीरियड्स को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है? क्या उसके लिए कोई ऐसा मेडिकल प्रोसेस है या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जो लिया जा सके? क्योंकि ये समस्या बहुत सारी लड़कियों के बीच में आती है, इवन लेडीज़ के बीच में भी आती है। और इस चीज़ के लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट्स लिए जा सकते हैं? मैं तो ये कहूँगी कि आप ट्रीटमेंट ना लें इसके लिए। आप पहले नेचुरली आप अपने आप को रिलैक्स्ड फील करें, योगा करें, मेडिटेट करें, स्ट्रेस फ्री रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें, आप अपना रूटीन सेट करें। अभी का जो सिस्टम है, हम रात को जग रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका सिस्टम पूरा गड़बड़ होता है। तो इसमें इसके इरेगुलर पीरियड्स के लिए जब आपको हो गए तो तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, तब डॉक्टर मेडिकेशन देंगे। इसको अवॉइड करना जैसा कोई चीज़ नहीं कि हम इसको अवॉइड कर लें। आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करें, स्ट्रेस फ्री रहें, योगा मेडिटेशन करें, 20-25 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, तो आप हेल्दी रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सारा सिस्टम हेल्दी रहेगा।
एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेडीज़ फेस करती हैं, उनका यूट्रस रिमूव किया जाता है। तो कई ऐसी भ्रांतियां हैं सोसाइटी में कि यूट्रस जब रिमूव हो जाता है तो आप हैवी चीज़ें नहीं उठा सकते हैं, या आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उसके बाद शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, यूट्रस निकालने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको मोटापा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, जब ये होता है कि अगर आपको एक पीरियड्स बंद होने से पहले ही आपकी अगर बाई चांस कुछ पैथोलॉजी थी, अंडाशय या ओवरी जिसको कहते हैं, उसको भी निकालना पड़ गया, तो थोड़ा सा आपका एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाता है। तो उससे हाँ ये हो सकता है कि पैरों में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, तो उसका सप्लीमेंट दिया जाता है, हम लोग दिया जाता है। पर ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है उससे कि उसकी यूट्रस निकलने की वजह से आपको मोटापा आ रहा है या स्वेलिंग पेट में आ रही है, गैस बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, तो एक और सवाल आपसे इम्पॉर्टेंट पूछूंगी। आजकल फैशन के इस दौर में जब प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी हो जाती है तो लेडीज़ ना ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करती हैं, है ना, बच्चों को फीड नहीं कराती हैं कि उनका शेप ख़राब हो जाएगा या बहुत हेवी हो जाएगा, या तो क्या ऐसा कुछ होता है, या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी हमारी एक्चुअली मैं इसके लिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसके लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि लेडीज़ ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, स्पेशली सिजेरियन के बाद। वो कहेंगी मैं कैसे कराऊँ, मुझे तो दर्द होगा। पर आई वुड सजेस्ट कि आपको ना जितना से हमारे मेडिकल में ये हिस्सा है, प्रोटोकॉल है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, मतलब आपको 6 मंथ्स के लिए उसको पानी भी नहीं देना है। आप शहद चटा रहे हो, आप गुड़ चटा रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, तो 6 मंथ्स तक के लिए उसको आपको पानी भी नहीं देना है। और उसके लिए जो माँ का दूध है ना बच्चे के लिए, आपके बच्चे को इम्यूनिटी से बचाएगा, आपके बच्चे को उसका IQ बहुत अच्छा होगा। 6 मंथ्स तक उसको बहुत ज़्यादा रोक नहीं। आप सोचते हैं हम 6 मंथ्स तक फ्री हो जाएंगे, हम बॉटल पकड़ा देंगे, हम फ्री हो जाएंगे, बच्चा भी अपना आराम से पीता चूसता रहेगा। नहीं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, बहुत ही गलत सिस्टम डेवलप हो गया, मैं ये कहूँगी सोसाइटी में। तो 6 मंथ्स तक, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप उसके बाद अपना घर का जो भी थोड़ा बहुत केला और दाल का पानी ये सब शुरू कर सकते हो। पर 6 मंथ्स तक तो बच्चे को सिर्फ अपना दूध ही पिलाना चाहिए। और इससे भी कोई आपके बॉडी शेप में आपके कोई नहीं होता, आपका ब्रेस्ट वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो वेट लॉस में वो हेल्पफुल होता है। हाँ, ये वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे इसीलिए आपका टमी निकल रहा है। ओके, तो देखा आपने, ये जो भ्रांति थी आप सारी ऑलमोस्ट लेडीज़ के अंदर होती है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो हैवी शरीर हो जाएगा हमारा। तो आज जैसा कि जया जी ने हमें बताया कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आपको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और एक सवाल आपसे मैं और पूछूंगी कि जैसा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि सिजेरियन के बाद ऑटोमेटिकली वेट गेन हो जाता है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि क्योंकि हमें ग्लूकोज चढ़ाया गया है इसलिए हमारा शरीर फूल गया है और हम मोटे हो गए हैं। तो क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, इसका भी मैं जवाब नहीं दूंगी। ना ही वो ग्लूकोज आपके बॉडी में जा कर के कलेक्ट हो गया है, वो तो ग्लूकोज आपको जो भी दिया जाए था ऑपरेशन के टाइम में वो निकल जाता है बेटा। तो वो ऐसा कुछ, उससे कोई मोटापा नहीं आता है। जो सिजेरियन के बाद मोटापा आने का जो रीज़न है वो ये है कि आप बेड रेस्ट ऑक्यूपाई कर लेते कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, मैं तो काम ही नहीं करूँगी। जितनी जल्दी आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम करेंगे ना, और जितना फीड कराएंगे उतना वेट लॉस होगा आपका। अच्छा, ऐसा होता है। ओके, एक और प्रॉब्लम जो नॉर्मली देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि हमारा सिजेरियन हुआ है इसलिए हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते क्योंकि जो बच्चे के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिल्क होता है वो नहीं बनता है। तो उसके लिए कोई ऐसा मेडिसिन या कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है? उसके लिए होता है, अभी जैसे ब्रेस्ट मिल्क बनने का एक प्रोसेस होता है, जितना ज़्यादा बच्चा सक करेगा उतना ज़्यादा मिल्क बनेगा। शुरुआत में ही वो बच्चा तो नहीं सीख करके आया कि मुझे कैसे पीना है, आपको थोड़ी हेल्प करनी है, थोड़ा आपके जो घर वाले उसको कैसे पोजीशन बनानी वो हम सब बताते हैं। मैं अपने हॉस्पिटल में मेरा स्टाफ पूरा इस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्रेंड है। मैं खुद खड़े होकर के ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ पेशेंट को। उसके बाद तब भी अगर स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है तो मैं उसको दवा दे देती हूँ, कैप्सूल्स वगैरह देती हूँ, तो बढ़ जाता है। पर मैं मेरे हॉस्पिटल में पूरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती हूँ। एक तो बहुत ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि दूध कम बन रहा तो मैं कैसे फीड कराऊँ, वो भी सॉल्व हो जाती है। तो लीजिए, अब आप इस
सवाल से भी नहीं बच सकते हैं कि मेरा तो ये इश्यूज़ है और हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं। आप डॉक्टर जया त्रिवेदी जी ने आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। डॉक्टर चलते चलते एक सवाल और पूछेंगे कि मोस्टली 45 ईयर्स की जब लेडीज़ हो जाती हैं तो जैसे पीरियड्स उनके बंद हो जाते हैं तो उनके बाद काफ़ी सारे इश्यूज़ उनके साथ शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर्स भी उनको हो जाते हैं या कभी आइवरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्या पीरियड्स के बंद होने की वजह से ही इस तरीके की प्रॉब्लम्स राइज होती हैं या फिर इनके कुछ और रीजंस होते हैं? नहीं बेटा, इनके पीरियड्स बंद होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर होना या ओवरी का कैंसर होना या यूट्रस का कैंसर होना उसके अलग रीजंस हैं, अलग इटियोलॉजी हैं कि आप लेट मिनार्की आया या लेट मेनोपॉज हुआ, वो अलग रीजंस है। पीरियड्स बंद तो नेचुरल फिनोमेना, उसको तो बंद होना ही है। 45 में जो होना है वो तो बंद होना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके बंद होने से हमको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। मान लो आपको 45 की एज में आपको अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो गई कि अब तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो एक सिम्टम हो सकता है उस कैंसर होने का। अब आपको डायग्नोज हो रहा है, कभी पहले पड़ा हुआ था, आपको पता नहीं चला, आपको कभी सिम्टम नहीं लगा, अब एकदम पीरियड बंद होने के बाद ऐसा लगा कि ब्लीडिंग शुरू हो गई, तब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तब आपको जो भी जांच कराता है डॉक्टर करा के डायग्नोसिस करके तब उसका ट्रीटमेंट होता है। ये एक सवाल मेरा है। मेरे एक नोन है, जो एक नोन थे एक्चुअली, उनको मोनोपोज हुआ, लाइक उनके पीरियड्स बंद हो गए और उसके कुछ 6-7 मंथ्स के बाद शायद वो प्रेग्नेंट हो गए थे। तो उनके साथ ये इश्यूज़ रहा कि उन्हें पता ही नहीं चला फर्स्ट 3 मंथ्स। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो क्या ये नेचुरल है या फिर ऐसा हो सकता है लेडीज़ के संग कि पीरियड्स बंद होने के बाद भी कभी कभी बीच में अचानक से शुरू हो जाता है? तो क्या प्रेग्नेंट होने का खतरा उस समय भी रहता है? नहीं, उस टाइम प्रेग्नेंट होने, वो मीनोपॉज उसका हुआ ही नहीं हुआ होगा। मीनोपॉज का जो डेफिनीसन है, एटलीस्ट आपका पीरियड 1 साल के लिए ना आए। वो हो सकता है पेरीमीनोपॉजल वाली फेज में हो, मतलब 3-4-6 महीने तक उसको पीरियड नहीं आया होगा, उसने सोचा होगा मेरा पीरियड आना बंद हो गया है, उसने ये सोचा होगा, तो उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ होगा, तो वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। दैट मीन्स कि उसका मेनोपॉज नहीं अचीव हुआ था, वो उसकी एज में था, होने वाला था, पर उस टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई, इसीलिए उसको पता नहीं चला। तो बेसिकली अगर 1 ईयर तक आपका पीरियड्स नहीं आ रहा है देन ये स्टेज आ जाती है। हाँ, जब 1 साल तक पीरियड्स नहीं आ रहा है, उसके बीच में एक बार भी पीरियड नहीं आया, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेनोपॉज अचीव हो गया है। और अगर 45 के बाद अगर एग्जैक्टली 1 ईयर के लिए बंद नहीं हो रहा है लेकिन 2 मंथ्स नहीं हुआ या बीच में हो गया, तो क्या लेडीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, हाँ बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए, पर ये एक इसका ट्रांजिशन फेज़ होता है। किसी को 2 मंथ्स, किसी को 3 मंथ्स, किसी को 4 मंथ्स के बाद, तो अभी ये मतलब कम होना शुरू होता है, फिर जो है धीरे धीरे से वो बंद हो जाता है, तो कंसल्ट करना चाहिए। तो आई थिंक कि लेडीज़ प्रॉब्लम से जुड़ी हुई कई भ्रांतियाँ जो हम सभी के दिमाग में होती हैं और हमारे घरों में जो अननोन डॉक्टर्स बैठे होते हैं वो उस तरीके की प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन भी हमें बताते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे डॉक्टर जया त्रिवेदी जी ने आज हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, बहुत नॉलेजफुल नॉलेज दी है उन्होंने आज हमें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, वो दूर हुई होंगी। और थैंक यू सो मच जया जी, आपका इतना अच्छा सेशन देने के लिए और इतनी नॉलेजफुल हमें बातें बताने के लिए। डेफिनेटली आगे कभी कोई भी ऐसी इश्यूज़ होंगे तो हम आपसे फिर से कंसल्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगी पारस प्रेम न्यूज़ के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके, और आपके जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल वाजिब क्वेश्चंस थे। बिल्कुल मैं कहूँगी ये भ्रांतियाँ हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पुटअप किए, और मैं चाहूँगी इसके साथ इनके आंसर से मैं जो लोगों को ये संदेश देना चाह रही हूँ वो पहुँचे, ताकि वो गलत जो भ्रांतियाँ हैं उनको लेकर के ना घूमें। कुछ महिलाओं के लिए भी संदेश देना चाहेंगी, बचपन से लेकर जो उनका जो दिनचर्या है, उनकी शैली है, कुछ उसके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहते हो? मैं महिलाओं के लिए तो यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप जो है एक्टिव रहिए अपनी लाइफ में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करिए, तो ये जितनी बीमारी है ना, तो आपको हमारे पास आने के लिए रोकेंगी। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।